ओके, तो चलिए अब आज की जो क्लास है इसका ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि आज के इस क्लास में आप क्या क्या सीखेंगे। देखिए, ये क्लास मैं बिल्कुल वैसे ही लेने वाला हूं जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलीगन और टोपोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि ये दोनों शब्द अब आपके यूज में आने वाले हैं। इसके अलावा जीब्रस में ज्योमेट्री को का जो इंपॉर्टेंस है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। सब डिवीजन लेवल क्या होता है इसको भी समझेंगे। लो पॉली और हाई पॉली का डिफरेंस क्या है इसको समझेंगे। डायनामैश क्या होता है और क्यों यूज होता है इसको समझेंगे। डायनामैश के साथ बेसिक स्कल्पटिंग करके देखेंगे। इसके अलावा एक बेसिक स्कल्पटिंग के वर्कफ्लो को भी समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास 2 में आ चुके हैं, जो कि अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ अगेन एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था। ठीक है, आपका जो भी आंसर है वो आप कमेंट में जरूर दें, और अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो पहले जा करके आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता भी दूं, एक थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि पिछले क्लास में हमने ये जाना था जीब्रस क्या है, कौन कौन से बेसिक ब्रशेस हैं जिसको यूज करना होता है, ड्रॉ साइज क्या होता है, जेड इंटेंसिटी क्या होती है, और स्कल्पटिंग का एक बेसिक रूल क्या होता है, यानी कि बिग फॉर्म, मीडियम फॉर्म और स्मॉल डिटेल। इन सब चीजों को हमने समझा था। ठीक है, और आज हम एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट को समझने वाले हैं। अगर आपने ये कंसेप्ट प्रॉपरली समझ लिया तो जी ब्रश में स्कल्पटिंग करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बेसिक सा स्फेयर ले लेता हूं। ठीक है, आई होप कि आपको पता होगा कि ये मैंने कैसे किया। अब सपोज मेरे पास ये स्फेयर है और मैं इस स्फेयर पे ही स्कल्पटिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है मुझे कि मैं स्कल्पटिंग जो कर रहा हूं वो किस पे कर रहा हूं एक्चुअल में। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं ये आपको मैसेज दे रहा है पॉलीमैश 3D। ठीक है, यानी कि अभी मैंने स्फेयर तो लिया है, पर स्कल्पटिंग करने के लिए मुझे उसको पॉलीमैश 3D में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, अब ये जो है ये एक पॉलीगनल ज्योमेट्री है। तो हम स्कल्पटिंग किस पे करते हैं? पॉलीगनल ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट पे कहते हैं। ठीक है, तो जो भी 3D मॉडल है एक्चुअल में वो क्या है? एक ज्योमेट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो भी पॉलीगन्स, पॉइंट या एजेस का स्ट्रक्चर होता है वही आपका ज्योमेट्री कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूं, ड्रॉ पॉलीफ्रेम, शॉर्टकट शिफ्ट एफ है, इसमें आप देख सकते हो ये आपका एक 3D ज्योमेट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि पॉलीगन से मिलके बना हुआ है। अब ये पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन को समझना थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। पॉलीगन एक्चुअल में 3D मॉडल का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे हमारा 3D मॉडल बनता है। इसमें वर्टेक्स होते हैं, एज होते हैं, फेसेस होते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स एक्चुअल में एक पॉइंट होता है और दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम कहते हैं एज। ठीक है, यानी यहाँ जो पॉइंट है ये आपका वर्टेक्स है, और लाइन को इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली ये जो लाइन है ये एज है। ठीक है, और उसके अलावा ये सारे वर्टेक्स को जोड़ने के बाद ये जो बना बीच में एक फील्ड एरिया, ये आपका फेस कहलाता है। तो जैसे अगर हम घर बनाते हैं तो घर किससे मिलके बनता है? ईंटों से मिलके बनता है, ब्रिक से मिलके बनता है। वैसे ही 3D मॉडल पॉलीगन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब समझते हैं लो पॉली वर्सेस हाई पॉली को। तो देखिए, लो पॉली का मतलब है जनरली कम पॉलीगन का होना किसी भी ज्योमेट्री में। जैसे भी आप देख रहे हैं इसमें अभी इतने पॉलीगन्स है, अगर मैं इसको मान लूं कि ये कम पॉलीगन है तो ये लो पॉलीगन कहलाएगा। पर अगर मैं इसको कंट्रोल डी करते जाऊं और इसको सब डिवाइड कर लूं, ठीक है, यानी कि इसी स्फेयर को अभी मान लो मैं 10 पॉलीगन से बना करके रखा हूं, मैं चाहता हूं ये और ज्यादा पॉलीगन से मिलकर के बन जाए, तो इसके लिए मुझे इसको हाई पॉलीगन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, यानी सिंपल है, कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसका लार्ज फॉर्म तो लो पॉली में बनाया जा सकता है, पर जब बात आती है डिटेलिंग की तो अभी
वहां पे ऐसे सिचुएशन पे आपको हाई पॉलीगन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो लो पॉली को हाई पॉली में कन्वर्ट करने के लिए आपको समझना होगा सब डिवीजन को। तो अभी इस इंपॉर्टेंट फीचर को समझ लेते हैं, इसका नाम है सब डिवीजन। तो देखिए, जब भी आप ऑब्जेक्ट को सब डिवाइड करते हो, ठीक है, तो हम उसमें और ज्यादा पॉलीगन ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो आपके मॉडल का सबसे पहले तो लेवल 1 होता है, और जैसे आप कंट्रोल डी करते जाते हो आपके पॉलीगन्स और ज्यादा ऐड होते जाते हैं। सभी देखो कम पॉलीगन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, कंट्रोल डी करते ही पॉलीगन्स थोड़े और बढ़ गए। तो कंट्रोल जेड करता हूं पहले मैं, और यहाँ पे एक स्कर्प करता हूं। अभी आप इस तरीके से देखें, कंट्रोल डी करने के बाद आप स्कर्प देखें, फिर से कंट्रोल डी करने के बाद आप स्कर्प को देखें, फिर कंट्रोल डी करने के बाद आप स्कर्प को देखें, फिर कंट्रोल डी करने के बाद स्कर्प को देखें। तो जितना ज्यादा आप सब डिवाइड करते आएंगे स्कर्पटिंग उतना स्मूथ होता जाएगा। पर धीरे धीरे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको थोड़ा हैवी भी लगेगा, यानी स्कल्पटिंग करना थोड़ा हैवी लगने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसके लेवल को मल्टीपल लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जितना ज्यादा आप सब डिवाइड करेंगे आपका जो मॉडल है वो उतने ज्यादा पॉलीगन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आप कितने सारे पॉलीगन्स हो चुके हैं। और अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूं इसको, ठीक है, अभी कंट्रोल जेड कर रहा हूं, तो आप देखें इसका जो मॉडल है पहले से कम होता जाएगा। ठीक है, तो लो पॉली में आप प्राइमरी फॉर्म को, यानी बिल्कुल स्टार्ट का जो फॉर्म है उसको लो पॉलीगन में आप शुरू करेंगे। उसके बाद जब आप मीडियम लेवल पे चले जाएंगे, थोड़ी डिटेलिंग ऐड करेंगे, तो आप सेकेंडरी फॉर्म क्रिएट करेंगे। वहां पे आप थोड़ा सा उसको सब डिवाइड कर लें, और जब फाइन डिटेलिंग की बात आएगी तो आपको हाई लेवल पे उसको सब डिवाइड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सब डिवीजन का जो एक गोल्डन रूल है जो आपको समझना है वो ये है कि पहले लेवल 1 पे आप ओवरऑल शेप पे काम कर लो, फिर लेवल 2 पे जाओ और उसके सेकेंडरी फॉर्म पे काम कर लो, फिर लेवल 3 पे जाओ, और ऐसे करते करते हायर लेवल पे जाते जाओ। अगर हम एक फेस का एग्जांपल लें तो हेड का जो ओवरऑल शेप है ये आप लेवल 1 पे तैयार कर लें। चिक हो गए, नोज हो गए, आई का सॉकेट हो गया, इसको आप लेवल 2 पे तैयार कर लें। लिप्स हो गए, रिंकल्स हो गए, स्किन के पोर्स हो गए, इसके लिए आप लेवल को और ज्यादा बढ़ा लें। तो यही वर्कफ्लो हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं और समझते हैं डायनामैश को। ठीक है, अगेन डायनामैश भी जीब्रस का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो डायनामैश आपको स्कल्पटिंग के समय ज्योमेट्री को डायनामिकली रीबिल्ड या फिर रीमैश करने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी मैं अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल डी कर रहा हूं, तो हर बार कंट्रोल डी करने पे ये पूरे पॉलीगन मॉडल को सब डिवाइड कर दे रहा है। बट इसी में अब हम समझेंगे डायनामैश का यूज। अब इसका यूज करते क्यों है इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी मैं क्या करता हूं, एक न्यू ज्योमेट्री ले लेता हूं, डॉक्यूमेंट पे जाता हूं और न्यू डॉक्यूमेंट, और उसके बाद मैं एक नया ज्योमेट्री ले लेता हूं। इस तरीके से देख सकते हैं कम पॉलीगन है, इस पे की प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं मूव ब्रश ले लूं, पहले तो इसको मेक पॉलीमेश 3D कर लेता हूं। ओके, अभी BMV करके मैंने मूव ब्रश ले लिया। ठीक है, ब्रश की साइज थोड़ी बढ़ा लेता हूं मैं, और अभी अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये इस तरीके से मूव हो रहा है। बट इसमें आप देख सकते हैं पॉलीगन जो है वो कुछ इस तरीके से डिस्टॉर्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब मैं डायनामैश का यूज करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायनामैश को इनेबल करना पड़ेगा। अब यहां पे आ गए हमारे पास टूल्स में कई सारे ऑप्शन है, इसी ऑप्शंस में आपको ढूंढना है डायनामैश का ऑप्शन। तो चलिए अभी चलते हैं सब टूल पे। यहाँ पे आप देखें आपको डिवाइड का ऑप्शन तो मिल जाएगा जो मैं यूज कर रहा था अभी, पर यहाँ पे अभी फिलहाल कोई डायनामैश का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये और भी कई सारे सब मेन्यू हैं। अभी ज्योमेट्री पे आ गया मैं, ज्योमेट्री पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डिवाइड का ऑप्शन मिल रहा है, और नीचे यहाँ पे आपको डायनामैश का ऑप्शन मिल रहा है। तो एक्चुअल में डायनामैश का ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ज्योमेट्री के अंदर। अब डायनामैश को एक्टिवेट करना है तो सिंपल है, क्लिक कर दें, ये एक्टिवेट हो गया। अब अगर मैं मूव करूं तो देखो डायनामैश के आने के बाद पॉलीगन कुछ इस तरीके से चेंज हो गया, और अगेन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पॉलीगन
डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। पर जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ बाहर ड्रैग कर दूं, ठीक है, कंट्रोल और लेफ्ट की का यूज करके ड्रैग कर दूं, तो अब देखिए फिर से इक्वली जो डिस्टॉर्टेड पॉलीगन है उसको उसने मैनेज कर लिया, ठीक है, यानी प्रॉपर ज्योमेट्री जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई वहां पे पॉलीगन्स। तो ये जो यूज है ये है आपका डायनामेश का यूज। देखिए अगेन वापस से यहाँ पे डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रहा है, और कंट्रोल के साथ अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो ये आपको वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई देगा। तो डायनामेश को सिर्फ ज्योमेट्री को बढ़ाने के लिए कोई बटन दिया हुआ ऐसा नहीं समझना है। डायनामेश का मेजर पर्पस है आपका फ्री फॉर्म स्कल्पटिंग, यानी स्कल्पटिंग के टाइम पे टोपोलॉजी को रिबिल्ड करना। जब भी आप मॉडल का कोई फॉर्म बनाते हो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देते हो, पुल कर देते हो, तो वहां पे आपके लिए डायनामेश यूजफुल होता है। तो डायनामेश का यूज आप कहाँ कहाँ करेंगे एक्चुअल में? एक तो फॉर्म को प्रॉपर ब्लॉकिंग करने के लिए, कैरेक्टर को स्कल्प्ट करने के लिए, क्रिएचर को स्कल्प्ट करने के लिए, मेजर जो चेंजेस लेकर के आने शेप पे उसके लिए, और फ्री फॉर्म स्कल्पटिंग करने के लिए, ठीक है। तो अर्ली स्कल्पटिंग स्टेज में यानी बिल्कुल शुरुआत में अगर आप डायनामेश का यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक। अब अगर हम समझें डायनामेश वर्सेस सब डिवीजन, तो इन दोनों में कुछ चीजें हैं जो अलग हैं जिसको आपको समझना है, ठीक है। सब डिवीजन में होता क्या है, जो भी मैश है एक्चुअल में वही सब डिवाइड होता है, ठीक है, जबकि डायनामेश में क्या होता है, मैश को वो रिमैश कर देता है। यहां पे जब आप डिवाइड फीचर का यूज करते हो, सब डिवीजन का यूज करते हो, तो लेवल को मेंटेन करके रखता है वो, जबकि डायनामेश में कोई लेवल ऐसा स्पेशल होता नहीं है, वो स्कल्पटिंग के दौरान हर बार टोपोलॉजी को रिबिल्ड करता है ना। आपका सब डिवीजन का जो वर्कफ्लो की अगर हम बात करें तो वो कंट्रोल्ड होता है, जबकि यहाँ पे डायनामेश में आपका फ्री फॉर्म वर्कफ्लो होता है, ठीक है। तो सब डिवीजन का यूज आप डिटेल के लिए करें, और ब्लॉकिंग और फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप डायनामेश का यूज करें, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। अगेन इसको भी अगर मैं रूल के हिसाब से बताऊं तो एक अच्छा सा रूल याद रख रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं तो डायनामेश, और फॉर्म रेडी है अब आपको डिटेलिंग चाहिए तो फिर आप सब डिवीजन का यूज करें, ठीक है। ये कोई बहुत ब्रह्मास्त्र चीज नहीं बताया मैंने, बट ये बिगिनर के लिए एक शुरुआती दौर पे एक अच्छा मेंटल मॉडल हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप चेक करके देखें, बाकी स्कल्प्ट करेंगे हम। पर आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। अभी मैंने जो कंसेप्ट क्लियर करना था आपको, जो जरूरी था क्लास 2 के लिए, वो सारा मैंने क्लियर किया। आप वापस से वीडियो को रिवाइज करें, इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आप क्लास 3 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको जीब्रस सीखने में मजा आ रहा है या नहीं, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।